आप सभी छात्र छात्राओं का नमस्कार। हमारा जो एग्री क्रैकर का टॉपर स्टॉक है, उसमें मैं आप सभी का हेम प्रकाश वर्मा, फैकल्टी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी अभी हाल ही में जेआरएफ का रिजल्ट आया है, तो हम हमारे जो जेआरएफ के टॉपर्स हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो आज मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप सभी से मिलाना चाहूंगा ध्रुमेश कुमार चावड़ा, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने भारत देश में ऑल इंडिया रैंक 13 मतलब 13वां रैंक पूरे भारत देश में उन्होंने हॉर्टिकल्चर में प्राप्त किया है। तो उनका मैं हमारे क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत करता हूँ। ध्रुमेश चावड़ा जी, आपको कैसा लग रहा है? आपने भारत देश में इतना अच्छा रैंक हासिल किया, 13वां रैंक पूरे भारत देश में हॉर्टिकल्चर में, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, फर्स्टली तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इस इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया और वेरी थैंकफुल टू एग्री क्रैकर। और वैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम था मेरा, ये जो ऑल इंडिया टॉप 15 टॉप 20 में आने का, वो पूरा हो गया है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ध्रुमेश, मैंने अभी आपसे बात करने से पहले एक चीज देखा था, आपके रूम पे एक लक्ष्य लिखा हुआ था, जो था यस सर। जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 15। तो आपने 15 का टारगेट किया था और आपने उसे अचीव भी किया 13th रैंक के साथ। तो ये बहुत बड़ी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कि हम सभी बच्चों के बताना चाहेंगे कि आपके रूम में हमेशा आपका लक्ष्य हमेशा सामने में दीवार पे रहना चाहिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। तो उसके लिए आपने लक्ष्य को 2 कदम पहले ही हासिल कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई ध्रुमेश। ध्रुवेश, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से आपने पढ़ाई किया, आपने कैसे ड्रीम देखा हॉर्टिकल्चर जेआरएफ के लिए, उसके लिए ब्रीफ करेंगे। Hmm. Firstly, hello everyone. Myself, Dharmesh Kumar Chavda. Currently, I am pursuing MSc Food Science at Anand Agriculture University. एक्चुअली मेरी सफ़र की बात करूँ तो मैंने डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर किया है। जैसे 10th के बाद आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो 11-12 करते हैं, कॉलेज में एंटर करते हैं। बट एट अ टाइम मुझे एग्रीकल्चर में पहले से इंटरेस्ट था और साइंस में वैसे भी वीक था। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट होने के मुझे पता लगा कि डिप्लोमा भी कर सकते हैं। सो मैंने डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर किया है, वो 3 साल का कोर्स आता है। फिर उसके बाद एक एग्जामिनेशन आती है हमारी गुजरात की यूनिवर्सिटीज, जो 4 यूनिवर्सिटी होती है ऑल ओवर गुजरात लेवल पे। उसमें होती है एक डिप्लोमा टू डिग्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन में भी मैंने पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक हासिल की। फिर मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया और फिर बीएससी के बाद ये हमारे जो गुजरात स्टेट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें भी मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। और अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी फ्रूट साइंस कर रहा हूँ मैं। तो मैं अभी आपकी कहानी से पता चला कि आप 12th वाला जो आपका डिप्लोमा वाला एग्जाम एंट्रेंस, उसमें भी आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया। और एमएससी के एंट्रेंस में भी किया। मीन्स आप पहले से ये अच्छे से टॉपर है, मतलब आप पढ़ाई में पहले से ही ध्यान देते थे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जेआरएफ हम्म। में मिला। तो ध्रुमेश, आपने कब सोचा कि मैं हॉर्टिकल्चर ही परस्यू करूँ? मीन्स हॉर्टिकल्चर में अपना स्कोप आपने कब देखा था? यस सर, बात करें तो 10th के बाद मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर इज अ वाइड फील्ड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और पहले से भी मुझे जो हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो गार्डनिंग होती है या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करते हैं। और पर्टिकुलरली तब पता चला कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसमें फ्रूट और वेजिटेबल का बहुत बड़ा एक रोल है। तो मुझे पता चला कि अगर इस फील्ड में जाना है तो हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं और आगे क्या स्कोप है। तो 10th के बाद ही मैंने गोल बना लिया था कि कहीं भी जाऊँ लेकिन हॉर्टिकल्चर रिलेटेड फील्ड से जाऊँगा। हाँ, हालाँकि कुछ बातें बाद में पता चली कि आप कैसे बीएससी कर सकते हैं, कैसे एमएससी, क्या जेआरएफ होता है। बट हाँ, उस टाइम से मेरा थोड़ा वो था कि नहीं, हॉर्टिकल्चर जैसे इंटरेस्ट हुआ तो वहीं से मेरा क्लियर हो गया कि नहीं, जाना है तो मतलब हॉर्टिकल्चर फील्ड में ही जाना है। मीन्स आपका गोल पहले से 10th क्लास के बाद ही आपका डिसाइड हो गया था। हाँ, और बिल्कुल। आपने आपका ये ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से, ग्रेजुएशन मेरा हॉर्टिकल्चर से ही है। ग्रेजुएशन में से आपका हॉर्टिकल्चर था, तो आप आपका इंटरेस्ट फ्रूट साइंस में है, तो आप अभी फ्रूट साइंस लेने की ही सोच रहे होंगे। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है? हुँ, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए आपको बधाई कि आप आईआरआई का ड्रीम रखते थे, आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। और हुँ। काउंसलिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने इतनी जो सफर था आपका, तो उसमें कंसिस्टेंटली 3 एग्जाम आपने दिए, मतलब जेआरएफ का दिया, आपने स्टेट का दिया और वो दिया। तो उसमें कैसे आपने, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था आपका? सोर्स ऑफ मोटिवेशन की अगर बात करें तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप डीमोटिवेट कहाँ हो रहे हो। मोटिवेशन की तब जरूरत पड़ती है कि जब आप लो फील कर रहे हो, तब आप
अपने को एनालाइज करो कि मुझे जो चीज नहीं आती या फिर कहाँ हम बैक जा रहे हैं, तो उसको एनालाइज करें तब पता चलेगा। जैसे मुझे थोड़ा सा लगता है वेजिटेबल साइंस है या फिर और स्ट्रीम में वीक हो रहा, तो तब उस पर ज्यादा ध्यान देके फिर जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीज है, जैसे क्विज देता था मैं, फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता था, तो फिर मुझे पता लगा कि ये क्या वीकनेस है मेरी और इसको कैसे अपने स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ। और ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक तरह से कह सकते हैं कि खुद को ही एनालाइज करके मोटिवेशन आपके पास ही होता है। बस आपको जानना है कि आप में क्या कमियां है और आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे जैसे, हाँ, हालांकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप एक दिन में तो हो नहीं जाओगे मास्टर, लेकिन जैसे जैसे आप दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट एग्जैक्टली, एंड तब आप खुद से ही मोटिवेट हो जाओगे। मीन्स कहीं ना कहीं आपने स्वॉट एनालिसिस जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स जो होते हैं, उसमें आपने काम किया, आपने दूसरों को नहीं समझा, अपने आप को समझा और उसके हिसाब से आपने काम किया, अपने अपॉर्चुनिटी जो थे उसको नए नए अवसर देखे, आपने जो थ्रेट थे उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया, आपके जो वीकनेसेस थे उसको आपने अपॉर्चुनिटी में स्ट्रेंथ में आपने चेंज किया, तब जाकर के आपको ये सफलता मिली। और आप बच्चों के लिए जो बुक्स होते हैं हॉर्टिकल्चर में, आपको पहले ही आप बताया कि आपका ग्रेजुएशन है, तो कौन कौन सी बुक जो है वो किस पैटर्न में पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम्म। बुक्स जो होती है बहुत मोटी होती है बुक्स, तो हाँ, उतनी सारी बुक्स को देख करके मैं तो बहुत बड़ी बुक्स देख के डर जाता हूँ। तो आप कैसे उतने सारी बुक्स को पढ़े, मतलब टेक्स्ट बुक को कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई? हाँ जी सर, पहले मुझे भी ये फील होता था कि जेआरएफ में लेवल इतना होता है क्या, क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसके लिए पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न समझना चाहिए। और बुक्स की बात करूँ तो पहले से पता, कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है उसमें बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चा जो बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, तो उसको एक बेसिक हॉर्टिकल्चर की बुक है वो खास पढ़नी चाहिए। तो आपके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे जाके भी समझने में हमेशा आपको एक इजीनेस रहेगी। तो एक बेसिक हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, आईसीआर पब्लिकेशन का है। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर भी यू हैव टू मस्ट रीड। ये बुक आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, चाहे बीएससी लेवल का हो, एमएससी, पीएचडी का हो, आपको हमेशा ये बुक जरूर कहीं ना कहीं पे काम आएगी। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर सेकंड प्रेफरेंस पे, और जो अदर बुक आती है कॉम्पिटिटिव बुक्स, फिर वो पढ़नी चाहिए। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप थियोरी बुक्स पे ज्यादा फोकस करें ताकि आपके थियोरीज क्लियर हो जाए, फिर आप ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर बुक्स पे तब शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स जो आपके टेक्स्ट बुक है उनको आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, आप कह पा रहे हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे लोग को जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे नोट्स दिए जाते हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे मीम्स मतलब आते जाते हैं, कुछ पोस्ट होते रहते हैं, तो उसमें जो जानकारी दी जा रही थी तो उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है कि नहीं, आप कैसे पता करते हैं? हाँ, वो सर एक्चुअली ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप कौन से ग्रुप में हो, कौन से एनवायरनमेंट, वो खास ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया नो डाउट कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ कई बच्चे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं या फिर उनका टाइम भी वहां पे पास कर देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यू यू हैव अ गोल और आपको उसके सेंटर में घूमना है। आप कहीं भी जाओ, सोशल मीडिया का भी यूज करो, लेकिन सोशल मीडिया आपको उस वे में काम आए कि आपका गोल है वहां। जैसे मैं टेलीग्राम पे हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, लेकिन वो सेंटर मेरा हॉर्टिकल्चर ही रहेगा हमेशा, कि हॉर्टिकल्चर में क्या नॉलेज आती है। सपोज हॉर्टी नहीं तो एग्रीकल्चर, तो सभी जो फील्ड में ये काम लगे, तो सोशल मीडिया का आप अगर अच्छे से यूज कर सकोगे तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो हमेशा अपडेट रहता है। बुक्स में नो डाउट सब चीजें लिखी है, लेकिन अपडेट जो आती है वो बुक्स में प्रिंट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको हमेशा एक नई ना अपडेट मिलती रहेगी। और अगर बात करें तो आप ये भी देख सकते हो, आप कितने अदर स्टूडेंट है अदर स्टेट के हैं कि जिनके साथ कंपटीशन में हो, तो आपको एक वो भी पता चलेगा कि आपका लेवल भी आप टेस्ट कर सकते हैं उसके। तो आप कौन कौन से सोशल मीडिया यूज करते थे, बस पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन आपने इफेक्टिव यूज किया था? हाँ, मैंने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का मैक्सिमम यूज किया था सर। ट्विटर में भी जैसे आपको मैंने सजेस्ट किया था कि वेबसाइट्स होते हैं जो हमारे आईसीआर के वेबसाइट से हैं, तो वो भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, उनसे भी हम कुछ नई वैरायटीज रिलीज हो रही है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं आपको, 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन तो शुरू में रहते ही हैं, तो उसके लिए अवेयर रहने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। तो आप एक जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने कब सोचा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब जेआरएफ के लिए, पर्टिकुलरली जेआरएफ का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर तो कर ही रहते हैं, लेकिन एक इसके लिए अलग से प्रिपरेशन लगी आपको, कि मतलब आप कैसे स्टार्ट किए? आई थिंक ये लॉकडाउन की बात है, जब लॉकडाउन हो चुका था तब, आई थिंक ये 2021 की बात है। तो
21 या उससे ऊपर दिसंबर 2020 में, तब हम्म, मतलब गिन लीजिए तो 2 साल पहले से मैंने क्लियर रखा था कि जीआरएफ जो है ऐसे कर सकते, कैसे करना है, कौन सी बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। और उसके लिए क्योंकि हमारा जो बच्चों के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा कॉलेज भी रहता है, तो कॉलेज के साथ साथ कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को भी कर सकते हैं, तो मैंने तब से किया था। हाँ, बट जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है वो मैंने 1.5 साल से स्टार्ट की थी। एक मेरा एक सवाल था थोड़ा सा कि आप बताएंगे कि कितने घंटे पढ़ने लगते हैं इतने अच्छे रैंक लाने के लिए। बच्चों के बहुत सारे सवाल थे कि कुछ पर्टिकुलर टाइम इतने घंटे पढ़ने से कुछ एग्जाम फाइट हो सकता है, तो कैसे आपने टाइम मैनेज किया था? हाँ, तो एक बहुत अच्छा कोट है, व्हेन यू गिव इट ऑल यू विल गेट इट ऑल। क्योंकि मैंने भी जो है आई थिंक 12 आवर्स एवरेज जो दिन का गिना था वो 11 से 12, मतलब 11 to 12 आवर्स में रीडिंग रखता था। तो इवन मीन्स जब आप पूरा कॉलेज का रावे यूं भी होता है, वो वापस आके रूम पे भी या फिर यहाँ घर पे भी, तो वो भी रीडिंग साथ में स्टार्ट ही रखता था। मतलब कंसिस्टेंसी भी एक अच्छा पार्ट होती है कि एंड फर्स्ट से लेके एंड तक आपको चाहे दिन में टाइम मिले ना मिले, बट 1 to 2 आवर एटलीस्ट रखना ही है जब कॉलेज स्टार्ट हो, और बाकी में 11 to 12 आवर्स का रीडिंग करना ही है। 11 to 12 आवर्स आपको मतलब रीडिंग मस्ट है, क्योंकि आपको अच्छे रैंक लाने हैं, तो मतलब आपका ड्रीम जो है उसको परस्यू करने के लिए। तो ये आपने 11 to 12 आवर्स आपने अपना पढ़ाई किया। बुक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आपके फ्रेंड सर्कल में किस टाइप के फ्रेंड्स रहते थे, आपको मोटिवेट करते थे, कैसे करते थे? आपके फैमिली मेंबर्स का इसमें हाथ होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया फैमिली फ्रेंड्स? और कॉलेज लाइफ भी आपको जीना है, ये नहीं कि पढ़ाई में आप 11 12 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो फैमिली को आपने कैसे मैनेज किया, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को? वैसे मैं डे स्कॉलर ही हूँ, तो यहाँ घर से ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है। बट फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उन्होंने जब भी कहा कि रीडिंग करनी है ये वो, तो उन्होंने हमेशा एक सपोर्ट रहा। और फैमिली में भी जब आप रहते हैं तो आपको पता चलता है आपको कितना मैनेज करना है, क्या टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो उस हिसाब से आपको हमेशा एक मैनेज करके चलना होगा कि फैमिली में काम होता है या फिर ये होता है, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई में भी थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। तो ऑब्वियसली, और आप पढ़ाई करते हैं तो फैमिली का भी पूरा आशीर्वाद रहेगा और पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और आपको एग्रीकल्चर के बारे में कहाँ से पता चला? आप गुजरात के रहने वाले हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, और ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस लगती है हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आपने कैसे पता किया है एग्रीकल्चर के बारे में, कहाँ से पता चला आपको? हाँ, मैं जैसे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला कि एग्रीकल्चर ग्रुप है, ऐसे कोचिंग होती है। और फिर मैंने डेमो क्लास भी देखे एग्रीकल्चर के जो यूट्यूब पे आती थी, और सर ने एक ऑनलाइन गूगल मीट में भी लिया था। तो वो डेमो क्लास मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मैंने कहा ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे और ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहाँ से मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। तो एग्रीकल्चर में आपको, आप देखिए आप दूसरे प्रदेश के हैं, हम दूसरे प्रदेश के, तो क्रेडिबिलिटी की बात आती है। बहुत छात्रों से मेरा संपर्क होता है, तो वो कहते हैं कि सर ऑनलाइन में कैसे समझ में आता होगा, कैसे पढ़ाते होंगे, पीपीटी पढ़ाते होंगे या क्या देते हैं? तो आप बताएंगे आपने कैसे ये इसको कनेक्ट किया? मोस्टली तो क्लास जो है एकदम इंटरेक्टिव क्लास होती है, और सब कहते हैं पीपीटी पढ़ाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। आपको एकदम कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब वर्ड टू वर्ड आपको एक चीज पता चलेगी। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हैं और टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो सेम चीज ये ऑनलाइन मोड में है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे सर बोर्ड पे जैसे लिखते हैं वैसे यहाँ ऑनलाइन डिस्प्ले होती है, तो वहां पे पढ़ाते हैं। और आपको वर्ड टू वर्ड, मतलब जो भी आपके बेस, एकदम बेस लेवल की या एकदम छोटी चीज है, वहां से लेके आपको ऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का भी वहां से पूरा नॉलेज आपको पता चल जाएगा। और जैसे क्लियरेंस होता है वैसे आपको ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट होता है। जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाती है, आपको पता चलता है, तो आपको भी इंटरेस्ट होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप बताएंगे कि आप एग्रीकल्चर के साथ आपका एक कुछ अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस होगा, उसको आप शेयर करना चाहेंगे? मतलब बिल्कुल। एग्रीकल्चर के साथ कुछ। हाँ, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि JRF जो भी क्लियर हो, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो क्लास ली मैंने। और सिर्फ बात ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी की हो या वो हो, यहाँ की फैकल्टी जैसे हमें लगता है ये सर मतलब हमारे दोस्त जैसे ही है, और टीचर्स भी इतने अच्छे रहते हैं। और बात करें जैसे इंस्टीट्यूट का काम होता है पढ़ाना और ये, लेकिन यहाँ मुझे ये लगता है दैट इज नॉट अ कोचिंग, इट इज एन इमोशन। जो भी मतलब 1.5 साल की जर्नी है यहाँ से, स्टार्ट से लेके एंड तक हमें किसी ने पहुंचाया है, तो वो एग्रीकल्चर है। कि सर जो क्लास लेते थे, और क्लास के बीच में भी मतलब हमें भी इतना अंदर से वो होता है कि अगर सर है 6:30 बजे सुबह उठ के क्लास ले रहे हैं, तो सर का डेडिकेशन देख के हमको भी होता है कि सर हमारे पीछे इतना मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों ना अपना दे। सर अपना 100% दे रहे हैं, हम अपना 200% देंगे। तो वो एक बहुत अच्छी बार वहां से भी मोटिवेशन मिलती है कि सर को भी इतने काम होते हैं, सर प्रोफेसर हुआ जॉब भी करते हैं फिर भी क्लास लेते हैं, तो हमको तो सिर्फ कॉलेज करना है और पढ़ाई करनी है, तो क्यों ना अगर सर इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम भी एफर्ट्स करें सर के लिए। और सर क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाते थे। क्लास के अलावा भी जब आप कॉल करो कि ये इश्यू है, ये दिक्कत, वो भी समझा, प्लस आपके लाइफ ओरिएंटेड
ओरिएंटेड भी कई कहते थे कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आपको कैसे सेट करना है, और हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके हिसाब से सब। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे एग्री क्रैकर से। वैसे आपका जो जर्नी था हमारे क्रिकेटर के साथ मिल करके वो अच्छे से सभी फैकल्टीज का आपको साथ मिला। क्या क्या सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे एग्री करके, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता था आपको, और किसमें आपने ज्यादा फोकस किया, कौन सा इजी लगा आपको, मेजर माइनर बताएंगे? हाँ यस सर, मेजर में फ्रूट साइंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वेज थ्योरी भी बहुत ही अच्छा है, और फ्रूट साइंस में मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो मुझे फ्रूट साइंस बहुत ही अच्छा लगा। और माइनर में जो पोस्ट हार्वेस्ट है, तो म्यूजिक के टाइम से भी मेरा थोड़ा जो वीकनेस था वो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट के जितने भी फंडामेंटल्स थे, और खास करके जनरल हॉर्टिकल्चर जो बेसिक चीज होती है, तो जनरल हॉर्टिकल्चर यहाँ पे आके मेरी एकदम जैसे एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर जैसे कहते हैं, कि वहां पे मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा, और पोस्ट हार्वेस्ट में खास करके। और फ्रूट में भी बात करें तो फ्रूट में भी सर जो माइनर फ्रूट कॉपी होता है उसको भी इतने डिटेल में पढ़ाते थे कि हमको सब पता चल जाता था। तो मेजर तो मतलब एकदम अच्छे से ही, और टेम्परेट फ्रूट कॉपी जैसे रहते हैं, तो लड़कों को ज्यादा टेम्परेट में भी बहुत दिक्कत होती है कि टेम्परेट फ्रूट कॉप्स में कैसे याद रखना, क्या ट्रिक्स है, या फिर कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो वो भी यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। और टेम्परेट के अलावा जो माइनर फ्रूट कॉप्स भी रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि ये बोनस मार्क्स जो है कहते हैं कि माइनर का सब्जेक्ट या फिर टेम्परेट का पॉइंट हो, अगर आ जाए तो आपको एक अच्छा कंपटीशन में भी फायदा रहता है, और आपका मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी। और आप जैसे इतना अच्छा आप रैंक लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग के लिए आपके मन में भी कुछ परेशानियां रही होंगी कि माइनस मार्किंग का एग्जाम है, कैसे मैं हैंडल करूंगा, तो आप इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाए थे कि माइनस मार्किंग कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आपने कैसे डेवलप किया? हाँ यस सर, तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि माइनस मार्किंग होती है तो पहले से क्लियर रखना है कि तुम फर्स्टली तो आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो फुल आप हम्म। कॉन्फिडेंट हो तो वो क्लियर कर लो। जैसे आपने, और जब क्लियर एग्जाम में पता चलता है एंड में कि इतने जो आपको एकदम क्लियरली आ चुके हैं, तो फिर अगर आप रिस्क लेते हैं तो फिर रिस्क लेने भी कितना रिस्क लेना है, और ज्यादा हो गया तो माइनस भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप पहले इतना क्लियर कर लो कि आपको 100% किसमें श्योर हो, हम्म। वो पहले क्लियर कर लो। फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं अगर उस आप में 50% भी श्योर हो तो वहां रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, या फिर जो क्वेश्चन पता ही नहीं है, तो उसका आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम जैसे स्टूडेंट्स भी ज्यादा सोचते हैं कि तुक्का मारे तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक्स भी बहुत है। और जैसे भी कहीं भी हम आंसर कोई गैस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन एमसीक्यू एग्जाम है, तो फोर में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लेकिन जिसका आपको अंदाज ही नहीं है उसको हमेशा एलिमिनेट करना चाहिए। और रिस्क भी बहुत मतलब 50% ही लेना चाहिए, जिसमें 50% क्लियर उसमें भी क्वेश्चन हो, तो 20 में आप 50% हो तो उसमें से भी 10 से 15 ही रिस्क तक लेना चाहिए, तो सही रहता है। मीन्स आपका जो आंसर सीट, जो आपका आंसर देने का जो पैटर्न था, उन्होंने आपने फॉलो किया कि पहले 100% श्योर है उनको बनाया आपने, फिर सेकेंड राउंड में उससे क्या हो गया कि आपको पूरा पता लग गया कि फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन किस टाइप के, मतलब डिफिकल्टीज कितने क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको पता चल गया टफनेस कितना ज्यादा है, इजी है कि टफ है। फिर उसका सेकंड में आपने 50% जिसको आपको पता था वो आपने बनाया। फिर थर्ड में अगर रिस्क आपको नंबर दिख लिया, पहले आपका क्या लक्ष्य बन गया था, तो आपने उसको थर्ड में किया। तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी था। तो आप इतना, मतलब मैं आपसे बात करके मुझे लग भी रहा है कि आप शायरी वायरी कुछ लिखते हैं क्या? जी जी सर। तो अपने जूनियर्स के लिए कुछ शायरी, एस्पायरेंट्स के लिए? हाँ, जूनियर्स के लिए कहना चाहूंगा कि आप जब बीएससी में आते हैं, तो आपको भी पता है कि क्या जर्नी आपने क्लियर करी है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक, और फिर आप बीएससी में आए हैं, और फिर आपका एक गोल बन चुका है जेआरएफ का, या फिर किसी भी चीज का गोल बना है। तो वहां से आपको ब्रेक, क्योंकि ये आई थिंक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीएससी का जो 4 ईयर होता है आपका, ये आपका कह सकते टर्निंग पॉइंट भी रह सकता है आपकी लाइफ का, क्योंकि यहीं से आप जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर यहाँ से अगर गोल सेट हो गया आपका, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बोया था, अब हम हॉर्टिकल्चर इस तो उसकी बारे में बात करेंगे कि बोया था तुमने कुछ पाने के लिए, बोया था तुमने कुछ पाने के लिए, कदम बढ़ाया था मंजिल को जाने के लिए, कदम बढ़ाया था मंजिल को जाने के लिए। क्यों थक गए तुम ऐसे हार के, क्यों थक गए तुम ऐसे हार के, ख्वाहिशें तरसती है मंजिल को पाने के लिए। कोई नहीं रहता इन राहों में, कोई रहेगा नहीं इन राहों में, चलना है तुम्हें खुद से खुद के लिए। फिर सफर में अगर थक जा तो भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम खुद ही हो खुद के लिए, तुम खुद ही हो खुद के लिए। बहुत बढ़िया ध्रुवेश, आपने इतना अच्छा, मतलब अंदाज में, कविता के अंदाज में इतना बहुत सारा चीज बयां आपने कर दिया, कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपने बयां यस की। तो मुझे लगता है कि आपको, आपके जूनियर्स जो हैं, एस्पायरेंट्स हैं, आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन लेंगे, और आपसे हम संपर्क में रहेंगे हमेशा
कि आपका जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम फॉलो करेंगे आपको, आपके और लेक्चर्स हम करा सकते हैं बच्चों के लिए। मैं सभी बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए तो कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जैसे मैं आपसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा ध्रुमेश, और आप हमारे एग्रीकल्चर के गर्व हो। आपको आप इतना अच्छा आपका रिजल्ट, 1.5-2 साल से हम आपको पढ़ा रहे थे, तो आपने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनको 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर जीआरएफ की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज में आपको जाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, तो बहुत अच्छा लगा ध्रुमेश, और आपको काउंसलिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, और एग्रीकल्चर की टीम के तरफ से बहुत बहुत आपको और बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और बच्चों को हमारे गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुवेश आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।